चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक हो गया है, हम लोग पढ़ लिए है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री। पेंसिल लेना। एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री। इंडिया में ऐसा क्या क्या प्रोग्राम्स है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है? सबसे पहला है रूरल वर्क प्रोग्राम, ठीक है। फिर है तुम्हारा मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स, ये सब ऑलरेडी पीछे में जो हम लोग डिस्कस किए हैं, समझ में आ रहा है? जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हम लोग अभी डिस्कस किए हैं ना, उसमें से ही बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी है, क्योंकि देखो एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर तुमको गरीबी को हटाना है, तुमको क्या होगा? रोजगार देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो गरीबी हटाने के लिए और रोजगार देने के लिए जनरली जो है सेम प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, क्योंकि भाई गरीबी कैसे हटेगा? अगर रोजगार दोगे तो ऑटोमेटिकली गरीबी क्या होगा? लोगों का दूर होगा। तो सेम है, इसको गो थ्रू कर लेना है। मनरेगा या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिए है लास्ट क्लास। चलो, सम सजेशन टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अब हम लोग से बुक में बोला है कि कुछ सजेशंस है जिससे आप अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है अनएम्प्लॉयमेंट गांव में भी है और शहर में भी है, और दोनों जगह सेम नहीं हो सकता है, मतलब सेम टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो पहले आते हैं गांव का, रूरल एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट कैसे रिमूव होगा। अब देखो, गांव का जो इकोनॉमी है या एम्प्लॉयमेंट है वो मेनली डिपेंडेंट किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर। तो अगर तुमको रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है या गांव से अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, तो क्या क्या स्टेप्स तुम ले सकते हो? पहला, माइनर इरिगेशन प्रोग्राम। माइनर इरिगेशन प्रोग्राम मतलब इरिगेशन प्रोग्राम, जो पानी का इरिगेशन मतलब क्या होता है? फसलों को पानी प्रोवाइड करना, तो इसको लॉन्च करना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलप करना रूरल एरिया में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, वो करना। जैसे कि हो गया तुम्हारा कॉटन इंडस्ट्री हो गया, फिर तुम्हारा शुगर इंडस्ट्री हो गया, ये सब। एंड लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब तुम लोग को ऑलरेडी हम बताए थे, लैंड रिफॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है। चलो, अब आते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। शहर का अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से रिमूव होगा? हाउ कैन वी रिमूव अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट? अर्बन मतलब समझ में आ रहा है? तो शहर का बेरोजगारी कैसे खत्म होगा? पहला, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री शुड बी एक्सपेंडेड। छोटा छोटा इंडस्ट्री जो उसको बड़ा करो। क्यों? अगर वो बड़ा होगा तभी तो ज़्यादा लोगों को काम देगा। एज फार एज पॉसिबल लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ किया जाए। क्या मतलब है इसका? देखो, कोई भी सामान को बनाने के लिए दो टेक्निक यूज होता है। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब मशीन के जरिए से बनाओ, और दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब लेबर के जरिए से बनाओ। तो बोला गया है आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि लोगों को काम मिलेगा तब। तीसरा, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दो, स्किल एजुकेशन को, और इंडस्ट्रीज को उस एरिया में सेटअप किया जाए जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस तरह से शहर का जो बेरोजगारी है उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, चलो हम लोग पॉवर्टी पढ़ लिए, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं लास्ट पोर्शन ये चैप्टर का, जो कि है इनइक्वालिटी, जो कि है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी का मतलब है the difference in the income between or the difference in the wealth of the rich and the poor। अमीर और गरीब के बीच में जो इनकम गैप है या वेल्थ का गैप है, उसको ही क्या बोला जाता है? इनइक्वालिटी। अंडर डेवलप्ड कंट्री में या डेवलपिंग कंट्री में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी देखना। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में इनइक्वालिटी उतना देखने को नहीं मिलता है। अब देखो, अगर इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, कोई भी कंट्री में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ रहा है, तो वो इनकम का
पर कैपिटा इनकम मतलब नेशनल इनकम तो बढ़ेगा, एवरेज इनकम देख के लगेगा बढ़ेगा, बट एक्चुअली में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई भी फर्क नहीं हो रहा है। अब इसको समझाने के लिए देखो ध्यान से समझो, मान लो 10 लोग हैं एक बिल्डिंग में, पहले 10 लोग मिलाकर कमा रहे थे 100 रुपया, अब जो है ये इनकम हो गया है 150। तो बाहर वालों को देख के तो लग रहा है यार टोटल इनकम ये बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का बढ़ गया, बट वो जो 50 रुपये बढ़ा है ना, वो सिर्फ एक आदमी का इनकम में बढ़ोतरी हुआ है, बाकी सबके इनकम में बढ़ोतरी, तो क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा? नहीं, क्योंकि सिर्फ एक आदमी का इनकम बढ़ने की वजह से बिल्डिंग का इनकम बढ़ा हुआ लग रहा है। इंडिया के साथ यही प्रॉब्लम है इंडिया में, कि हम लोग का जो पर कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम जो बढ़ रहा है ना, इनइक्वालिटी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग का इनकम, कंट्री का नेशनल इनकम या पर कैपिटल इनकम बढ़ने का रीजन अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा ये लोग है। नॉर्मल आदमी का इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज उतना नहीं हो रहा है, लेकिन देख के लग रहा है बाहर वालों को कि पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जा रहा है, बट क्या वो इकोनॉमी जो बढ़ रहा है उसमें सबका ग्रोथ हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है इस तरह का ग्रोथ का, इससे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और बढ़ेगा। ठीक है, तो एक कमेटी को अपॉइंट किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महानलोबिस, नाम याद रखना है पीसी महानलोबिस। बोला गया कि आप प्रॉब्लम को स्टडी करिए इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का। महानलोबिस कमेटी को 1960 में अपॉइंट किया गया, किस चीज़ के लिए? इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को स्टडी करने के लिए। ठीक है ना, नाम याद रखना है। तो महानलोबिस जो थे, जो चेयरमैन थे, ये बोलते हैं द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1964 based on the estimates of the Reserve Bank of India. The committee pointed out that in the rural area the richest 5% people got 17% income while the poorest 20% got only 9% income. ये रिपोर्ट में बोले कि गांव में 5% लोगों जो है वो 17% इनकम कमा रहे, ऊपर का 5% जो है, और नीचे का जो गरीब लोग है 20% लोग जो है पुअर, वो लोग सिर्फ 9% इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। और शहर में तो ये और डेंजर हो जा रहा है, बोल रहे हैं 5% जो रिचेज है वो लोग 26% इनकम जनरेट कर रहे हैं, और 20% लोअर ग्रुप वाला लोग जो है वो लोग सिर्फ 7% इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये जो फिगर आप लोग को याद रखने की ज़रूरत, याद सिर्फ क्या रखना है, एग्जाम में क्या पूछता है, महानलोबिस किससे एसोसिएटेड है? स्टडी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। कब ये वो गठित हुआ था? 1960 में। रिपोर्ट कब सबमिट किया? 1964 में। ठीक है ना, ये बोले इनइक्वालिटी इज स्ट्रॉन्गर इन अर्बन एरियाज दैन इन रूरल एरिया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अपने स्टडी में बोले कि शहर में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम ज्यादा है, गांव में कम है। ठीक है ना, उसी तरह फिर आयंगर एंड मुखर्जी, ये लोग भी स्टडी किए इनइक्वालिटी के ऊपर। अब महानलोबिस जो है कुछ रीजन बताए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम का। 2 रीजन वो बताए। पहला वो बोले अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के वजह से प्रोडक्टिविटी लेबर का कम है, और इस वजह से लार्ज लोग जो है कम इनकम जनरेट कर रहे हैं। मतलब इन नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना तेजी से नहीं हो रहा है, जिस वजह से इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। दूसरा ये बोले heavy concentration of income in the hands of a few people is due to the widespread tax evasion। बोले और रीज़न है क्योंकि टैक्सेस बहुत हाई है अमीर लोगों के ऊपर, इस वजह से लोग जो है टैक्स देने नहीं मांगते, इनकम को छुपाते हैं इंडिया में, जिस वजह से उन लोगों के पास पैसा और ज़्यादा होते रहते हैं। अगर टैक्स कम रहे तो टैक्स सब देगा। अगर मान लो टैक्स को बोल देगा भाई 10%, तो जो जितना या 5%, तो जो कमा रहा है देगा। अब तुम टैक्स देते हो, इंडिया में 30-40% टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स। फिर इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब मिला जुला के अगर तुम मान लो 100 रुपये कमा रहे हो, 100 में से 30 रुपये तुम डायरेक्ट टैक्स दे दिए, प्लस उसमें से कुछ सामान खरीदने जाओगे तो इनडायरेक्ट टैक्स दो, मिला जुला के 40 रुपये तो तुम टैक्स दे दिए। तो लोग क्या करेगा, अपने इनकम को छुपाने का कोशिश करेगा कि नहीं नहीं भाई हम कहाँ कमा रहे हैं, मेरे तो इनकम ही नहीं है। अगर कमा रहे हैं 5 लाख तो बोले हम तो 50,000 कमा रहे हैं, क्योंकि हमको टैक्स देना ना पड़े। तो ये 2 रीज़न है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का। पहला लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा हाई टैक्स रेट, जिसकी वजह से टैक्स इवेजन करता है, टैक्स का चोरी करता है लोग। ठीक है ना,
उसी तरह एसएस मडालगी, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर, इनइक्वालिटी के इनकम के ऊपर स्टडी किए थे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हैज इंक्रीज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब देखो इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बढ़ गया है किस वजह से, क्या रीजन है? पहला तो ऑलरेडी बता दिया गया है भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो पहला दो रीज़न तो पहले ही बता दिया गया है ना, पहला दो रीज़न तो ऑलरेडी बता दिए। कौन बता दिए? महानलॉबिस सर बता दिए। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो है ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का पहचान है। कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, ये सब 11 में था, है ना। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, क्या मतलब है इसका? बोला गया है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ ही लोगों के पास पैसा रहता है, वो लोग ओनर रहते हैं, बाकी सब वर्कर। तो जो कमा रहे हैं वो कुछ लोग कमा रहे हैं, बाकी सब तो वर्कर है, सैलरी ले रहा जा रहा है। तो इंडिया है मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन इसमें कैपिटलिस्टिक फीचर्स देखने को ज़्यादा मिल रहा है, इस वजह से इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ रहा है। फिर बोला गया है इन्फ्लेशन की वजह से। अब देखो इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, महंगाई जो बढ़ रहा है, इसके वजह से वर्कर लोग का सैलरी तो डेली नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो मालिक है उन लोगों का तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। भाई अगर हम कपड़ा बनाकर बेच रहे हैं, कपड़ा का दाम महंगा होगा तो जो जूता बनाने वाले वो जूता को भी महंगा कर देगा। लेकिन जो कपड़ा के मिल में काम कर रहे हैं और जो जूता के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसका वेजेस में कोई फर्क, तो वो और गरीब हो जा रहा है और ये लोग और अमीर हो जा रहे हैं। तो ये 4 रीज़न है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का। अब देखो ऐसे नहीं, गवर्नमेंट कुछ किया नहीं है, गवर्नमेंट हाथ पैर मारा है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करने का। क्या किया है? सबसे पहला बोनस दिया है, बोला है हर इंडस्ट्रीज अगर कोई एक्सेस प्रॉफिट कमा रहा है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो वर्कर लोग को बोनस दे। समझ में आ रहा है? ये सब बोला गया है। दूसरा, लैंड सीलिंग के ऊपर रूरल एरिया, गांव में या शहर में भी लैंड सीलिंग लगा दिया गया। लैंड सीलिंग का मतलब मैक्सिमम लैंड जो तुम होल्ड कर सकते हो उसके ऊपर एक लिमिट लगा दिया गया। पहले क्या था, देखो हम लोग का जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त तो राजा महाराजा वाला सिस्टम था, तो उसके बाद डेमोक्रेसी बना, इंडिपेंडेंट मिला, महाराजा लोग के पास से राज तो चला गया, बट ज़मीन जायदाद तो था ना। अब मान लो एक एक तो महाराजा, पूरा का पूरा शहर ही उसी का, समझ में आ रहा है बात, पूरा का पूरा शहर उसी का, एक एक तो चौधरी, पूरा का पूरा गाँव उसी का ही है। तो तुम क्या करोगे? नॉर्मल आदमी बैठ के मुंह देखेगा? गवर्नमेंट लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट लाया, बोला कि नहीं एक आदमी मैक्सिमम इतना लैंड ही होल्ड कर सकता है, समझ में? उसके बाद वो सब लैंड परचेज कर लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से उन लोग से और रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और फिर एक और लॉ आया, देखो अब कुछ भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? ज़मीन। हमको एक गांव में बनाना है स्कूल, तो हमको क्या चाहिए? ज़मीन। हमको एक गांव में बनाना है हॉस्पिटल, हमको क्या चाहिए? ज़मीन। हमको एक गांव में बनाना है रेलवे स्टेशन, हम रोड, हमको क्या चाहिए? ज़मीन। अब ज़मीन किसके पास है? सब चौधरी राजा महाराजा के पास है। उन लोग बोला नहीं बेचेंगे, जाओ। गवर्नमेंट बोले भाई लैंड दे दो, काम करना है, नहीं देंगे, जाओ। तो गवर्नमेंट इस तरह से तो गांव का कभी तरक्की होगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट एक्ट पास किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट को लैंड चाहिए तो कंपलसरी तुमको देना पड़ेगा। कल को अगर मान लो यहाँ से फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर का रास्ता निकले, ठीक है, ये बिल्डिंग से होते हुए जा रहे हैं, तो ये बिल्डिंग को गवर्नमेंट तोड़ देगा और यहाँ फ्लाईओवर बना देगा, तुम मना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट इतना भी ज़्यादा कठोर दिल का नहीं है, तुमसे ज़मीन ले लेगा फ्री में नहीं, तुमको पैसा देगा। अगर तुम्हारा ज़मीन गांव में है तो तुम्हारा ज़मीन का जो वैल्यू है उसका 5 गुना देगा तुमको। अगर तुम्हारा ज़मीन शहर में है तो तुम्हारा ज़मीन का जो वैल्यू है उसका 2 गुना तुमको देगा। लेकिन हाँ, मना नहीं कर सकते हो तुम कि नहीं देंगे, देने होगा। क्यों? क्योंकि ये तो वेलफेयर का बात है ना। अगर सब ऐसे बोलते हैं नहीं देंगे, तब तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी होगा ही नहीं, वेलफेयर का तो काम ही नहीं हो पाएगा ना तब। तो गवर्नमेंट बोला कि नहीं, ज़मीन तो आपको देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम सरकार है, गवर्नमेंट है, मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो तुमको ज़्यादा पैसा देंगे, 5 गुना देंगे, 2 गुना देंगे, वो भी टैक्स फ्री। उस इनकम के ऊपर तुमको टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़मीन तुमको देना पड़ेगा। तो ये सब क्यों किया गया? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो। समझ में आया? तीसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लागू की अर्बन एरिया में, है ना, कि लो भाई थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ही लोन दे रहा है, लेके अपना कुछ ठेला लगाओ, कुछ धंधा करो। समझ में आया?
फिर वीकर सेक्शंस को डायरेक्टली पेमेंट भी ट्रांसफर किया गया है। कैसे सर वीकर सेक्शन को कैसे पेमेंट ट्रांसफर किया गया है? अभी जैसे ममता बनर्जी दे दी ना, लकी भंडार का पैसा हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, है ना, विडो पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ये सब दिया जाता है ना गवर्नमेंट की तरफ से। किसको दिया जाता है? गरीब लोगों को। अब ये बात अलग है गरीब अमीर सब ले रहे हैं इसमें, तो ये सब क्यों किया जाता है? ताकि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हेल्प हो, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो। तो समझ में आ गया क्या क्या कर रहा है गवर्नमेंट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को खत्म करने के लिए। देखो, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन इंडिया। इंडिया में लैंड ओनरशिप में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा था जब इंडिया आज़ाद हुआ था, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। The ownership of land is important because the owner of the plot of land is the owner of the crop raised on the plot of the land. Therefore, a big landowner will be the owner of large quantity of agricultural output than a small landowner. बोला है लैंड का ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़मीन जिसका, ज़मीन में उगने वाला अनाज भी उसी का। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है उसके पास बहुत ज़्यादा अनाज। The distribution of income in the rural area is also related to the distribution of land ownership. In India, it is found that there exists an inequality in the distribution of land ownership. Most of the inhabitants rural are either landless or workers or small land owners. अब देखो, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। मेरे पास ज़मीन नहीं है, खेत उसका, अनाज उगेगा तो किसका फ़ायदा? उसका। मेरे पास लैंड ही नहीं है जो हम अनाज उगाए। तो ज़्यादातर लोग जो है गांव में उसके पास ज़मीन है नहीं, तो वो क्या करते हैं, या तो दूसरे की ज़मीन में मजदूरी कर रहे हैं, या तो अनएम्प्लॉयड है, या अगर लैंड है भी तो बहुत छोटा छोटा टुकड़ा है। ज़्यादा एरिया किसके पास है? सामने वाला पार्टी लोग के पास। ठीक है। वेरी फ्यू फैमिलीज हैड लार्ज लैंड अमाउंट्स ऑफ लैंड। बोला बहुत कम फैमिली के पास ज़्यादा ज़मीन है। वेस्ट बंगाल का केस ले लो, बोला गया है 1971 से 72 में ये स्टडी किया गया है, 9.78% हाउस होल्ड जो है वो लोग लैंडलेस है। मतलब लगभग 10% लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है, अपना कोई ज़मीन है ही नहीं। लगभग 67.8 मतलब लगभग 70% के पास छोटा ज़मीन है, 2-2.5 एकड़ से कम। और 22% लोग जो है उन लोगों के पास पूरा ज़मीन है। मतलब देखो, रिमेनिंग 70% के पास है ही नहीं या एकदम थोड़ा, और रिमेनिंग 20% 22-28% के पास भरपूर ज़मीन है। ये वेस्ट बंगाल का केस था। ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा था वेस्ट बंगाल में। तो गवर्नमेंट क्या किया, कम्युनिस्ट का जो सरकार था, सीपीएम पार्टी का जो सरकार था, वो लोग लैंड सीलिंग लॉ पास किया गया और सब स्टेट में धीरे धीरे ये पास होने लगा। गवर्नमेंट क्या किया, जिस बड़ा बड़ा ज़मींदार के पास जो ज़्यादा ज़मीन था वो लोग से ले लिया, और जो जिसके पास ज़मीन नहीं था, जो लैंडलेस था, उन लोगों को ज़मीन बांट दिया गया। लेकिन ये एक्ट ईजली, इसको अब सोचो, किसी से तुम ज़मीन, आप कोई बस स्टॉप में बैठा हुआ, तुम उससे सीट सरकने बोलो, वो नहीं सरकेगा। बस में और कोई बैठा हुआ, थोड़ा सरक जो बैठे, वो नहीं सरकेगा। तो ये ज़मीन इतना आसानी से कोई दे देगा? तो ये एक्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट में बहुत प्रॉब्लम हुआ गवर्नमेंट को, और इंडिया में ये कभी भी सही तरीके से लागू हो ही नहीं पाया। क्योंकि हम लोग इंडियन है, हम लोग च्यवनप्राश खा के डब्बा नहीं फेंकते हैं, उसमें चीनी और चायपत्ती रख देते हैं, तो ज़मीन कैसी दे देंगे दूसरा को, बोलो? तो बहुत सारा जगह में ये सही से इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाला जो एक्ट था वो इंडिया में सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इस वजह से आज भी इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब देखो, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इन द प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर इन इंडिया। अब देखो, प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर में भी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम देखने को मिलता है। अब हम लोग आ गए अर्बन एरिया में। प्राइवेट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है फ्यू इंडस्ट्री जो है वो पूरा आउटपुट को कंट्रोल करके रखा है। पूरा इंडस्ट्रियल यूनिट इंडिया ही में देख लो ना, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री किसके है? टाटा, अंबानी, बिरला, महिंद्रा, बजाज,
इन लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे है ना, और है कोई बड़ा नाम नहीं, इन लोगों का सुनते हुए आ रहे। हम लोग बचपन में सुना, हम लोग के फादर लोग के बचपन में भी यही थे, दादा लोग के बचपन में भी यही थे। तो ऐसे है कि कोई आके एकदम बड़ा बन गया नहीं। तो इंडस्ट्री में भी देखो, तुमको देखने को क्या मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, है ना। ऊपर से देखो अभी और ज़्यादा मोनोपोली हो जा रहा है। पहले क्या था, अभी टेलीकॉम सेक्टर में ले लो, जियो आ गया, है ना। जियो, वोडाफोन, एयरटेल, बाकी सब गए। पहले एयरसेल था, आइडिया था, और ये 10 तरह का था, यूनिनॉर था, है ना। लेकिन अब टाटा डोकोमो था, BSNL था, अभी सब खत्म। अब थोड़े दिन बाद एयरटेल वोडाफोन भी गायब हो जाएगा। तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जो है एक कुछ लोगों के हाथ में आ जा रहा है, ठीक है। और मोनोपोली फर्म्स बन जा रहा है ये लोग, मोनोपोली हाउस जो डोमिनेट कर रहे हैं पूरा बिजनेस को। समझ में आ रहा है बात। अब इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो एक बार थोड़ा इसको रीड कर लेना, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला पोर्शन को रीड कर लेना है। तो देखो, अच्छा ये वाला याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया था 1964 में एक मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन, ये चेक करने के लिए कि कुछ लोगों के हाथ में ही पूरा पावर ना चले जाए। और ये मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन जो 1964 में अपॉइंट हुआ था, ये 1965 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया और ये बताया कि कम से कम 100 ऐसा कंज्यूमर प्रोडक्ट है जिसमें मोनोपोली है। 100 ऐसा कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब जैसे कि देखो, मोनोपोली है ना, कंज्यूमर के लिए बहुत खराब है, सोसाइटी के लिए। अब मान लो सब फर्म खत्म, अकेला जियो का नेट चल रहा है। कल को मुकेश अंबानी, अब सब खत्म, कल को मुकेश अंबानी बोल दिया 1 GB डेटा 1000 रुपया। अब यूज तो करना है, तुम्हारे पास ऑप्शन है और यूज करना होगा तुमको। अब परेशान हो जाओगे तुम, क्या बोल देगा आज जो है नेट, आज से 1 महीने के लिए नेट फैसिलिटी बंद, सब काम रुक जाएगा, है ना। तो अगर मोनोपोली का मतलब क्या, उसके पास पावर आ गया। समझ में आ रहा बात। तो कोई भी कमोडिटी में अगर मोनोपोली क्रिएट हो रहा है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत टेंशन वाला बात है ये। तो ये रिपोर्ट बोला है ना कि 75% प्रोडक्ट जो है सिर्फ 3 फर्म मिलके सप्लाई कर रहा है। 75% कमोडिटी सिर्फ 3 फर्म सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब कौन कौन सा वो कमोडिटी था, फैंस हो गया, लैंप्स हो गया, साइकिल हो गया, सीमेंट हो गया, पेपर हो गया, वुलन हो गया, ठीक है, ये सब एरिया में। तो गवर्नमेंट क्या लिया ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया, कौन वाला रिफॉर्म्स लाया सर, प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये हम लोग 11 में आई थिंक पढ़े हैं, 11 में पढ़े हो ना, LPG पॉलिसी। ये इसके बाद भी है, ये चैप्टर के बाद भी जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो भी LPG पॉलिसी वाला ही है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गवर्नमेंट। इकोनॉमिक रिफॉर्म से बहुत फायदा इंडिया को देखने को मिला। 1991 में इंडिया में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुआ, बहुत देखने को मिला। अच्छा, ग्रोथ रेट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पॉवर्टी लाइन में नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज हुआ, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिक्रीज हुआ, गरीबी और अमीरी के बीच का डिफरेंसेस डिक्रीज हुआ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में लागू किया गया था, समझ में आया। तो ये सब चीज हम लोगों को डिक्रीज होते हुए नजर आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 के लागू होने के बाद। तो क्या हुआ, ये क्या था इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 में, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये था चैप्टर नंबर 20, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11 मार्क्स, 80 मार्क्स में से टोटल तुम लोग अब 21-22 चैप्टर है ना बुक में, ये 22 चैप्टर में से सिर्फ ये 22 चैप्टर में से सिर्फ ये चैप्टर का 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बाकी 21 चैप्टर का मिलाकर 70 मार्क्स। तो देखो कितना इनइक्वालिटी यहाँ पर भी है ना। और ये जो 20 जो है, 21 जो है, उसमें भी 9 मार्क्स आएगा। 19, 20 और 21 ये 3 चैप्टर से 30 मार्क्स का आएगा और रिमेनिंग 18 चैप्टर से 50 मार्क्स का आएगा। इनइक्वालिटी देखो कितना है,
इकोनॉमिक्स पढ़ ले हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में। यहाँ पर सिलेबस में भी कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है कि 3 चैप्टर से 30 मार्क्स और बाकी 18 चैप्टर से 50 मार्क्स। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास करते हैं ख़त्म। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21। ठीक है ना। अब तक